कितनी डिमांड करता है, एक पर्सन कितनी सप्लाई कर रहा है, एक पर्सन कितना पैसा कमा रहा है। पहला केस ये है कि अगर किसी हाउस होल्ड ने खरीदी, यानी लेट्स से मैंने खरीदी गाड़ी, तो मैं ऑब्वियसली चलाने के लिए खरीद रही हूँ, कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीद रही हूँ, ठीक है जी। तो ये गुड जो है मेरे लिए क्या होगी, एक फाइनल गुड होगी। आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा फिक्स एसेट को खरीदने पे लगा रहे, समझाती हूँ। फिक्स एसेट जैसे कि मशीनें वगैरह खरीद रहे हो। मान लो आपकी फैक्ट्री में मशीन थी और एकदम से आग लगी, वो मशीन तो सड़गी, खराब होगी, बिल्कुल उसकी वैल्यू एकदम से डेप्रिशिएट होगी। अब उस मशीन को आप बेचोगे तो कितने में बिकेगी। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे। सो मैं हूँ ताना मुंजाल। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, आज हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 की। जो चैप्टर है मेरे बच्चे वो है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन हम बढ़िया तरीके से जो है इसको अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, तो मेरे साथ जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे समझेंगे माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स समझेंगे, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का टॉपिक करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेंटरी स्टॉक क्या होता है मेरे बच्चे, इसको अच्छे समझेंगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है, स्टॉक एंड फ्लो, फैक्टर इनकम, इंटरसेक्टरल फ्लो एंड इंजेक्शंस एंड लीकेजेस का जो टॉपिक है हम इस क्लास में करने वाले हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले समझते हैं मेरे बच्चे कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। और हमें पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको एक डिफरेंस करवाने वाली हूँ माइक्रो और मैक्रो के बीच में। तो सबसे पहले मैं समझते हैं मेरे बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। चलिए जी, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है मेरे बच्चे, जो माइक्रो वर्ड है ना, इस माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल, यानी छोटा। यानी यहाँ पे हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं कि एक पर्सन कितनी डिमांड करता है, एक पर्सन कितनी सप्लाई कर रहा है, एक पर्सन कितना पैसा कमा रहा है। एक इंडिविजुअल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है मेरे बच्चे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी तरफ चलते हैं मेरे बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है जब हम एग्रीगेट बात कर रहे हैं, जब हम एग्रीगेट बात करते हैं, यानी एज अ होल इकोनॉमी बात करते हैं, यानी पूरे देश में कितनी डिमांड है, पूरे देश में कितनी सप्लाई है, पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, यानी नेशनल इनकम, वो क्या होता है मेरे बच्चे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो याद रखना, माइक्रो का मतलब जब हम एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, जब हम एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, और मैक्रो का मतलब जब हम एज अ होल बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी की, मतलब एज अ होल इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरे देश में कितनी डिमांड, पूरे देश में कितनी सप्लाई, पूरे देश में कितनी इनकम जनरेट हो रही है। अब बहुत से बच्चे को माइक्रो और मैक्रो को याद करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि किसमें इंडिविजुअल और किसमें एग्रीगेट है। तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है बेटा, एम से एम गया, CRO से CRO गया, तो बच्चा बेटा I का मतलब है जब हम एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, तो माइक्रो में हम एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं। और ए का मतलब है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब हम एज अ होल इकोनॉमी बात करते हैं, तो मैक्रो में हम एग्रीगेट बात करते हैं। एग्रीगेट मतलब सम टोटल, पूरे देश के बारे में बात करते हैं, एज अ होल इकोनॉमी बात करते हैं। चलिए जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे, जो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स का टॉपिक है। टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से टाइप ऑफ गुड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो हम यहाँ पे जो है दो गुड्स को लेके चल रहे हैं, एक होता है मेरे बच्चे फाइनल गुड और एक होता है मेरे बच्चे इंटरमीडिएट गुड। स्टार मार्क कर दीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर का डिफरेंस यहाँ से आ जाता है फाइनल और इंटरमीडिएट में, और कई बार जो है मेरे बच्चे MCQ में भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सो CUET के लिए भी इंपॉर्टेंट है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। अब हमने क्या बात करी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। अब फाइनल गुड्स को भी आगे क्लासिफाई किया जाता है फर्दर कि कंजम्पशन गुड कौन से होते हैं और मेरे बच्चे कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइनल गुड्स क्या है और दूसरा क्या है मेरे बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या है मेरे बच्चे, ऐसे गुड्स जो फाइनली बनके तैयार है। ध्यान समझिए, फाइनल गुड्स का मतलब क्या है, जो फाइनली बनके तैयार है, यानी रेडी टू यूज है, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर है, यानी जिसपे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होनी है, वो होते हैं हमारे फाइनल गुड, ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर मैं इंटरमीडिएट गुड की बात करूं मेरे बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होनी है, यानी ये रेडी टू यूज नहीं है, इसमें अभी कुछ ना कुछ हमें प्रोडक्शन करनी है, यानी विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर नहीं है, यानी इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होनी है, वो क्या होते हैं मेरे बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। एक एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ आ जाएगा। लेट्स से मेरे बच्चे एक एग्जाम्पल लेते कॉटन का। लेट्स से कॉटन हमने लिया,
मैंने कॉटन लिया एक हाइजीन पर्पस के लिए, ठीक है, मैंने कॉटन लिया एक हाइजीन पर्पस के लिए, मैं जो है कॉटन को कंजम्पशन पर्पस के लिए, अपने हाइजीन पर्पस के लिए कॉटन को खरीद रही हूँ। मैं उस कॉटन से कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रही। प्रोडक्शन का मतलब ध्यान समझिए, प्रोडक्शन का मतलब है आप कुछ भी बना रहे हो तो उसको बना के मार्केट में बेचोगे, बेच के उससे कुछ पैसा कमाओगे। तो हमेशा याद रखना, प्रोडक्शन मतलब कुछ भी बनाया जा रहा है तो उसको बेचा जा रहा है, बेच के पैसा कमाया जा रहा है, याद रखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लेट्स से मैंने कॉटन लिए हाइजीन पर्पस के लिए तो वो कॉटन क्या मैं उससे कुछ प्रोडक्शन कर रही हूँ? नहीं। तो वो मेरे लिए क्या है? फाइनल गुड। फाइनल गुड कौन से गुड होते हैं? जो प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर है, यानी उसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होनी, वो रेडी टू यूज है। लेकिन दूसरी तरफ की मैं बात करूं, बेटा मैंने कॉटन ली और इस कॉटन से लेट्स से मेरे बच्चे शर्ट बनाई मैंने, ठीक है, इस कॉटन से मैं शर्ट बना रही, तो यही कॉटन मेरे लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। और जो शर्ट बनाई जा रही है वो क्या है? मेरे लिए फाइनल गुड है। तो ये कॉटन जो है मेरे लिए यहाँ पे क्या बन जाएगी? इंटरमीडिएट गुड। तो याद रखिएगा, एक गुड जो है फाइनल गुड भी हो सकती है और वही गुड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। अगर ये कॉटन मैंने कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदी, यानी वो रेडी टू यूज है, इसमें मैं कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रही, वो मेरे लिए फाइनल गुड है। लेकिन उसी कॉटन से अगर मैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ, यानी इस कॉटन को मैं एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही हूं और उससे मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रही हूं, तो यही कॉटन मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड है। और जो शर्ट रेडी टू यूज है ना, इसको मैं मार्केट में बेच के पैसा कमाऊंगी, शर्ट को बेच के, तो ये शर्ट मेरे लिए क्या है मेरे बच्चे? फाइनल गुड है। तो ये होता है मेरे बच्चे फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो फटाफट से देख लीजिए। सो दीज आर द गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर है, इसका मतलब है इट इज आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर है और इसमें हम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? इट मींस द प्रोडक्शन प्रोसेस इज स्टिल टू बी डन, मतलब इसमें मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करती हूँ। अब दूसरा जो डिफरेंस है, बड़े ध्यान समझिएगा, दीज गुड्स आर नॉट यूज एज अ रॉ मटेरियल। इसको मैं एज अ रॉ मटेरियल नहीं यूज करती। अब कॉटन लिया तो कॉटन को मैं एज अ कंजम्पशन के लिए यूज कर रही हूँ, मैं एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं कर रही। इसको यानी दीज गुड्स में बी यूज एज अ रॉ मटेरियल, इसको मैं एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो कॉटन है, कॉटन से मैं कुछ ना कुछ बना रही हूँ, बना के बेचूंगी, बेच के पैसा कमाऊंगी, शर्ट को बेच के पैसा कमाऊंगी। तो ये कॉटन को मैं क्या करूँ? एज अ रॉ मटेरियल मेरे बच्चे यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, नो वैल्यू इज टू बी एडेड। यहाँ पे जो है कोई भी वैल्यूज को हम ऐड नहीं करते। कोई भी वैल्यूज को ऐड ना करने का मतलब है यहाँ पे मैं कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करती, ये ऑलरेडी रेडी टू यूज है, तो इसमें कोई भी वैल्यूज ऐड नहीं होती, कुछ भी प्रोडक्शन हम इसमें नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो मेरे बच्चे वैल्यूज को कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है, यानी प्रोडक्शन करी जाती है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होती है। अगर यही जगह यहाँ पे कॉटन ली मैंने, तो यहाँ मैं कॉटन से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रही हूँ, यानी कोई ना कोई वैल्यूज ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ बोला जाता है वैल्यूज आर येट टू बी एडेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे बच्चे, दीज गुड यानी फाइनल गुड्स आर नॉट रीसोल्ड फॉर द प्रॉफिट। इस पॉइंट को मैं बड़े अच्छे समझाने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल से समझाने वाली हूँ। आपकी बुक में एक हॉर्स भी मिल जाएगा लेट्स से इसका। ठीक है, लेट्स से मेरे बच्चे एक गाड़ी है, अगर ये गाड़ी लेट्स से ये गाड़ी है मान लो, ठीक है, अगर ये गाड़ी मान लो किसी हाउस होल्ड ने खरीदी, ठीक है, पहला केस। अगर यही गाड़ी मान लो किसी मान लो प्रोड्यूसर ने खरीदी, ठीक है, प्रोड्यूसर ने खरीदी, और यही गाड़ी मान लो किसी शॉपकीपर या फिर किसी शोरूम वाले ने खरीदी, मान लो किसी शोरूम वाले ने खरीदी। तो अब आप मुझे बताइए, ये गाड़ी जो है तीनों केस में फाइनल गुड होगी कि इंटरमीडिएट गुड होगी? ध्यान समझना। पहला केस ये है कि अगर किसी हाउस होल्ड ने खरीदी, यानी लेट्स से मैंने खरीदी गाड़ी, तो मैं ऑब्वियसली चलाने के लिए खरीद रही हूँ, कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीद रही हूँ, ठीक है जी। तो ये गुड जो है मेरे लिए क्या होगी? एक फाइनल गुड होगी, बिकॉज आई एम द एंड यूजर ऑफ दैट कार। मैं इस गाड़ी को बेचना मेरा पर्पस नहीं है, मैं इस गाड़ी को बेचने के लिए नहीं खरीदी कि मैं उसको बेचूंगी, बेच के उससे पैसा कमाऊंगी, नहीं, मेरा पर्पस उसको रीसेल करना नहीं है। मेरा पर्पस क्या है? मैंने वो गाड़ी खरीदी है बिकॉज आई एम द एंड यूजर ऑफ दैट कार, आई एम द फाइनल यूजर ऑफ दैट कार। मेरा पर्पस उसको रीसेल करना नहीं है। तो यही गुड मेरे लिए क्या है मेरे बच्चे? फाइनल गुड है। तो याद रखना, अगर आपका ऑब्जेक्टिव रीसेल करना नहीं है और उससे प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो आपके लिए फाइनल गुड है। ये गाड़ी मेरे लिए एज अ हाउस होल्ड के लिए फाइनल गुड है, बिकॉज ही इज द एंड यूजर ऑफ दैट। नेक्स्ट क्या है? मान लो मेरे बच्चे अगर यही गाड़ी किसी प्रोड्यूसर ने खरीदी, प्रोड्यूसर मतलब लेट्स से किसी कैब ड्राइवर ने खरीदी। अब देखो, प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स की नहीं होती, सर्विसेज की भी होती, मानते हो? अब कैब ड्राइवर ने गाड़ी खरीदी, सर्विसेज दे रहा है, अपने ग्राहकों को बिठा रहा है और पैसा भी कमा रहा है उससे, ठीक है। अब यही गाड़ी अगर किसी कैब ड्राइवर ने खरीदी, तो क्या उसने जो गाड़ी खरीदी क्या बेचने के लिए खरीदी? नहीं। किस लिए खरीदी?
खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना उस गाड़ी को, सो ही इज द एंड यूजर ऑफ दैट कार, ही इज द फाइनल यूजर ऑफ दैट कार। क्या उसका पर्पस उसको रीसेल करना है, बेचना है? नहीं है। बेच के क्या प्रॉफिट कमाना है? नहीं है। रीसेल करना नहीं है। ही इज द एंड यूजर ऑफ दैट कार, ही इज द फाइनल यूजर ऑफ दैट कार। तो यही गाड़ी उसके लिए क्या है मेरे बच्चे? फाइनल गुड है। लेकिन अगर यही गाड़ी मान लो किसी एक शोरूम वाले ने खरीदी और उसने अपने शोरूम में बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई है, अगर वो शोरूम वाला खरीद रहा है तो क्या उसको इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहा है? नहीं। किस लिए खरीद रहा है? बेचने के लिए, कस्टमर्स को बेचने के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव, शोरूम वाले के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है? उस गाड़ी को बेचना है, रीसेल करना है और उससे प्रॉफिट कमाना है। क्या शोरूम वाला एंड यूजर है उस कार का, यानी फाइनल यूजर है दैट कार का? नहीं। उसका पर्पस उसको रीसेल करना है, रीसेल करके पैसा कमाना है। ही इज नॉट द एंड यूजर ऑफ दैट कार, ही इज नॉट द फाइनल यूजर ऑफ दैट कार। तो यही गाड़ी शोरूम वाले के लिए क्या है मेरे बच्चे? इंटरमीडिएट गुड है। तो याद रखिएगा, एक गुड जो है किसी के लिए फाइनल गुड भी हो सकता है और वही सेम चीज जो है किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। हमेशा जो ये ऐसे केसेस में जाना है तो हमेशा एसेट के हिसाब से सोचना आपको। कोई भी एसेट के हिसाब से, कोई मशीन, कोई गाड़ी, कोई ट्रैक्टर, कोई एसी, कोई भी एसेट आ जाती है जब, तो उसके हिसाब से हमें रीसेल का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, मैडम अभी पहले पॉइंट में आपने ये बोला था कि इससे तो मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो ये तो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड है। तो यहाँ पे जो गाड़ी है, यहाँ पे जो कैब ड्राइवर है भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे सर्विसेज दे रहा है, तो ये उसके लिए इंटरमीडिएट गुड क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। बच्चे, वहां पे हम रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। कॉटन हो गया, अगर मैं लेदर से मान लो शूज बना रही तो लेदर मेरे लिए रॉ मटेरियल हो गया। लेकिन कोई भी एसेट आ जाती है अगर आपकी, हमेशा एसेट को रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि क्या मेरा ऑब्जेक्टिव उसको बेचना है कि मैं उसका फाइनल यूजर हूं। अब यहाँ पे हाउस होल्ड के लिए वो क्या है? फाइनल यूजर है उस कार का, तो उसके लिए फाइनल गुड है। अब जो कैब ड्राइवर भी उसके लिए फाइनल यूजर है उस गाड़ी का, तो वो उसके लिए फाइनल गुड है। और शोरूम वाले का पर्पस उसको बेचना है उस गाड़ी को और उससे पैसा कमाना है, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। कोई भी एसेट आ जाए, कोई कार, कोई मशीन, कोई ट्रैक्टर या कोई एसी या कोई कुछ भी ऐसा एसेट आ जाती है, तो उस केस में हमेशा फाइनल गुड के साथ, मतलब उस केस में हमेशा रीसेल का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सोचना है। तो हमेशा याद रखना, इन केस ऑफ फाइनल गुड, इसके एंड यूजर कौन से है हमेशा याद रखना। पहला है हाउस होल्ड, यानी कंज्यूमर लिख लो या हाउस होल्ड लिख दो, कुछ मर्जी लिख दो, ठीक है। और दूसरा है प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका पर्पस, दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड फॉर द प्रॉफिट। इनका ऑब्जेक्टिव जो है उसको बेचना नहीं है और उससे प्रॉफिट कमाना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इसका एंड यूजर कौन होता है? रीसेलर होता है। इसके एंड यूजर कौन होता है? रीसेलर होता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव होता है इन गुड्स को बेचना और उससे पैसा कमाना। तो याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई भी खर्चा करते हैं हम फाइनल गुड्स पे, है ना, कोई भी खर्चा कर रही हूँ मैं, कॉटन वगैरह खरीद रही हूँ, कोई भी खर्चा कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए फाइनल एक्सपेंडिचर है। अगर इंटरमीडिएट गुड्स पे आप जो भी खर्चा करते हो तो उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल देते हैं या इंटरमीडिएट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब भी क्या होता है? खर्च करना, ठीक है। तो इसका याद रखना, फाइनल गुड्स को खरीदने पे जो खर्चा करते हैं उसको हम फाइनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को खरीदने पे जो खर्चा करते हैं उसको हम इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल देते हैं। नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल लिख देना, कोई भी एग्जाम्पल लिख देना, कॉटन का ही चाहे एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने मिल्क का लिखा हुआ एग्जाम्पल, जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो मिल्क का। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लेट्स से मैंने मिल्क का पैकेट खरीदा, खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदा, है ना, तो वो मिल्क मेरे लिए क्या है? फाइनल गुड। अगर यही मिल्क का पैकेट जो है कोई चाय का ठेले वाला, टी स्टॉल वाला खरीदता है, तो उस मिल्क से वो चाय बना रहा है, तो मिल्क उसके लिए एज अ रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो वो इस मिल्क से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है चाय वाला जो है, तो वही मिल्क उसके लिए क्या बन जाता है? इंटरमीडिएट गुड बन जाता है। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है कि जो फाइनल गुड है उसको हम नेशनल इनकम या जीडीपी को एस्टिमेट करते हुए इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड जीडीपी। यहां से आपको एक डबल काउंटिंग का कंसेप्ट आता है, देख लीजिए, ठीक है, बड़े ध्यान समझना। अब हमने क्या बात करी? फाइनल गुड को इंक्लूड किया जाता है जीडीपी को काउंट करते वक्त या नेशनल इनकम को काउंट करते वक्त, लेकिन इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम या जीडीपी को एस्टिमेट करते वक्त। एग्जांपल समझा रही हूँ। लेट्स से मेरे बच्चे, मैंने कॉटन खरीदी, ठीक है, हाइजीन पर्पस के लिए खरीदी, तो वो मेरे लिए क्या है? फाइनल गुड, क्योंकि मैं उससे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रही। लेकिन यही कॉटन मेरे बच्चे अगर किसी, लेट्स से अगर किसी फैक्ट्री वाले ने खरीदी और वो उससे शर्ट बना रहा है, ठीक है, तो यही कॉटन उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड, और ये शर्ट क्या है? उसके लिए फाइनल गुड, मानते हो, ठीक है। लेट्स से कॉटन का जो प्राइस था मेरे बच्चे वो 100 रुपए था और शर्ट जो है वो 500 रुपए में बेच रहे, ठीक है जी। तो ये फाइनल गुड है,
ये इंक्लूड होगा इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम या जीडीपी में, ये इंक्लूड होगा, लेकिन इसको हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को कभी भी इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम या जीडीपी को एस्टिमेट करते वक्त। क्यों नहीं करते? बिकॉज ये 500 रुपए कैसे आए? बिकॉज ये 100 या जो भी उसमें खर्चे हुए वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड। ध्यान समझिए, कॉटन 100 रुपए की थी, उससे मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करी और मैंने शर्ट बनाई, 100 रुपए की कॉटन, और शर्ट कितने में बेच रही हूँ मान लो मैं 500 रुपए में, तो ये 500 रुपए में मैं सारे अपने खर्चे ऐड करूंगी और जो भी प्रॉफिट वगैरह सब ऐड करके 500 रुपए आए। इसका मतलब ये है द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। इफ वी हैव बोथ द वैल्यूज, अगर मैं फाइनल गुड की वैल्यू भी और इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू भी दोनों को इंक्लूड कर दूं नेशनल इनकम में, तो इससे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। डबल काउंटिंग का मतलब है आप दो चीजें, मतलब एक गुड की वैल्यू को 2 बार आप डाल रहे हो। अब मैं कॉटन की वैल्यू को यहाँ पे भी डाल दी और यहाँ पे भी कॉटन की वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब एक गुड की वैल्यू को आप ट्वाइस डाल दो, एक से ज्यादा बार डाल दो, तो उसको हम कहते हैं डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, अगर मैं फाइनल गुड की वैल्यू भी डाल देती हूँ और इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू डाल देती हूँ, तो उससे जो है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। कभी भी इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। इफ वी एड बोथ द वैल्यूज देन इट कॉल्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर मैं दोनों की वैल्यूज को इंक्लूड कर दूंगी तो इससे मेरे बच्चे जो है डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है अराइज होती है। तो वही बोला गया यहाँ पे भी कि हमेशा फाइनल गुड की वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम या जीडीपी में, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एंड जीडीपी। चलिए जी, अब मेरे बच्चे अगला जो टॉपिक है वो है आपका, अब फाइनल गुड हमने कर लिया। फाइनल गुड दो प्रकार के, एक कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड और दूसरा होता है आपका कैपिटल गुड। तो अब अगला जो है कंज्यूमर गुड क्या होता है और कंजम्पशन गुड क्या होता है, ठीक है। सो कंज्यूमर गुड और कंजम्पशन गुड क्या होता है? जिसको आप कंज्यूम करते हो, इस्तेमाल करते हो। ध्यान समझिए, कंज्यूमर गुड या कंजम्पशन गुड क्या होता है? जिसको आप कंज्यूम करते हो, इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, वो आपके लिए क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड। और वो क्या होता है आपके लिए? कंजम्पशन गुड। अब कुछ टाइप्स है, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड का मतलब क्या है कि ड्यूरेबल का मतलब है जिसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो, यानी ऐसे गुड जिसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपके घर में वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, गाड़ी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी चीजों को आप क्या है लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो। वो क्या होते हैं आपके लिए? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। और थोड़े इसकी वैल्यू भी हाई होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव भी रहते हैं। हाई वैल्यू मतलब थोड़े से महंगे भी रहते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। क्या मतलब है सेमी ड्यूरेबल? क्या होता है? जो लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। सेमी का मतलब क्या होता है? लगभग उसकी आधी लाइफ। जैसे एक होता है सर्कल, एक होता है सेमी सर्कल, मतलब अगर इसकी ये पूरा है तो ये आधा हुआ, मतलब ड्यूरेबल की जितनी लाइफ है उसकी आधी लाइफ है इसकी, है ना। हाँ, सेमी। तो सेमी ड्यूरेबल गुड जो है, जो लगभग जो है, अगर मैं बात करूं 1 या 2 साल तक जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि कपड़े हो गए, क्योंकि घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं धो के, क्रॉकरी वगैरह होगी, टूट जाती है, आपके कांच के गिलास वगैरह हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे नॉन ड्यूरेबल गुड, या फिर इसको मैं सिंगल यूज कंज्यूमर गुड भी बोलती हूँ। नॉन ड्यूरेबल गुड का मतलब है, ड्यूरेबल क्या होता है? जो लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो सिर्फ सिंगल टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ब्रेड हो गया, खा लिया तो खा लिया, बंद रह गया, उसको आप रीयूज नहीं कर सकते ना, सीधी सी बात है। वो खा लिया तो खा लिया, उसको आप रीयूज नहीं कर सकते। तो ये क्या है मेरे बच्चे? सिंगल यूज कंज्यूमर गुड, या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ नॉन ड्यूरेबल गुड, जिसको आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। और नेक्स्ट है मेरे बच्चे सर्विसेज को भी आप कंज्यूम करते हो। डॉक्टरों से सर्विसेज लेते हो, लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, आपके घर में मेड आती है उससे भी सर्विसेज लेते हो, ताकि अपनी वांट्स को जो है मेरे बच्चे सेटिस्फाई कर सको। तो ये क्या होते हैं बच्चे? आपकी कुछ सर्विसेज होती है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कैपिटल गुड्स। क्या होते हैं? ध्यान समझिएगा, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में काम आते हैं। कैपिटल गुड्स मेरे बच्चे ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में काम आते हैं। जैसे कि मशीन होगी आपकी, जैसे कि मशीन होगी, ट्रैक्टर हो गए। अब खेतों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, मानते हो? सो कैपिटल गुड्स कैसे गुड्स होते हैं जिससे आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हो, जैसे कि मशीन, कोई ट्रैक्टर। आप दिमाग में रखो, मशीन महंगी होती है, राइट? और महंगी होती है, बहुत हाई वैल्यू गुड है, बहुत महंगी होती है, हाई वैल्यू गुड है, बहुत एक्सपेंसिव है। और मशीनों को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है यार मशीनों में। आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में मशीनें होती है, तो करोड़ों करोड़ों की, लाखों लाखों की मशीनें होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 6 महीने 1 साल इस्तेमाल करूंगी, तो इसको आप सेवरल ईयर्स तक, यानी लंबे समय तक जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू भी डिप्रिशिएट होती है। अब एक बात बताओ, आज मैंने मशीन खरीदी, तो आपको पता है 10 साल के बाद
उसकी वैल्यू धीरे 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 आपको पता है डिप्रिशिएट होती जाएगी, कम होती जाएगी। मानते हो डिप्रिसिएशन का मतलब है कि आपकी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आना। अगर मान लो लेट्स से आज आपने मशीन जो है 10 लाख की खरीदी है। अब आप बताओ लेट्स से 1 अप्रैल को आपने मशीन 10 लाख की खरीदी है, ठीक है। 31 मार्च को, 1 साल के बाद अगर आप उस मशीन को बेचना चाहो तो क्या आप 10 लाख में बेच दोगे? नहीं। मान लो लेट्स से आप 8 लाख में बेच पा रहे हो, तो डिप्रिसिएशन कितने का होगा? 2 लाख का। मानते हो ना? डिप्रिसिएशन कितने का होगा? 2 लाख का। मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आसान लैंग्वेज में ऐसे देख लो, 1 अप्रैल को आपने मशीन खरीदी 10 लाख की और 31 मार्च को उस मशीन की वैल्यू जो है बेच पा रहे हो 8 लाख रुपए में। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? डिप्रिसिएशन लगा, 2 लाख का डिप्रिसिएशन लगा। तो आपको पता है एसेट की वैल्यू डिप्रिशिएट भी होती है, तो ये जो कैपिटल गुड्स है इसकी वैल्यू भी जो है डिप्रिशिएट होती है। तो कैपिटल गुड्स में जनरली फिक्स एसेट्स आती हैं जिसको आप जो प्रोडक्शन में काम आती है, जिसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ी महंगी, और इसकी वैल्यू भी जो है डिप्रिशिएट होती है। फिक्स एसेट जैसे मशीन, ट्रैक्टर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, चलिए जी अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। एक टर्म है आपके, उसमें मिलेगा आपको, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कहते हैं कि सारी की सारी मशीनें जो है कैपिटल गुड्स नहीं। देखो भाई, अभी हमने बात करी मेरे बच्चे, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, जो प्रोडक्शन में काम आती है, जिसके अंदर फिक्स एसेट्स आती है। और इसका एग्जांपल मैंने क्या लिया था? मशीन लिया था, मशीन लिया था। लेकिन अब बोल रहा है कि सारी की सारी मशीनें जो है भाई कैपिटल गुड्स नहीं होती, मतलब सारी की सारी मशीनें जो है वो प्रोडक्शन में काम नहीं आती। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, वॉशिंग मशीन है, क्या उससे मैं कुछ प्रोडक्शन करती हूँ? नहीं। सो वॉशिंग मशीन मेरे लिए ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है ना, ड्यूरेबल गुड है, जिसको मैं लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है, वो उससे मैं कुछ ना कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रही। तो तभी बोला जाता है सारी की सारी जो मशीनें हैं मेरे बच्चे, वो मेरे लिए कैपिटल गुड नहीं हो सकती। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? जिससे मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करती हूँ, राइट, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती हूँ। लेकिन अगर मैं वॉशिंग मशीन की बात करूँ, उसमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है, वो मेरे लिए कैपिटल गुड नहीं है। इस चीज को हमें यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, अगला जो टॉपिक है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। देखो भाई, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है आपका कैपिटल गुड और एक है आपका प्रोड्यूसर गुड। देखिए जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे कैपिटल गुड, और दूसरा क्या है मेरे बच्चे? प्रोड्यूसर गुड। दूसरा क्या है मेरे बच्चे? प्रोड्यूसर गुड। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? मशीन लिया था। यानी कैपिटल गुड्स के अंदर सिर्फ फिक्स एसेट्स आती है, यानी मशीनें वगैरह आती है। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? ये भी प्रोडक्शन में काम आते हैं। नाम से समझ आ रहा है, प्रोड्यूसर गुड, जिससे हम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं। इसके अंदर दो चीजें आती है, एक आता है रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल से भी हम प्रोडक्शन करते हैं, और दूसरा मशीनें भी आती है, यानी फिक्स एसेट्स भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स भी वो गुड्स होते हैं जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी वो होते हैं जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स में सिर्फ फिक्स एसेट्स आती है, और प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल भी आता है और फिक्स एसेट्स भी आती है। अब बोला जा रहा है मेरे बच्चे कि सारे के सारे जो कैपिटल गुड्स है, सारे के सारे जो कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स होती है। सारी की सारी कैपिटल गुड्स, ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सारी की सारी कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड हो सकती है, क्योंकि फिक्स एसेट कैन बी अ प्रोड्यूसर गुड। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड जो है वो आपकी कैपिटल गुड नहीं हो सकती, क्योंकि रॉ मटेरियल कैन नॉट बी योर कैपिटल गुड। ध्यान समझिए क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि कैपिटल गुड आपको पता चल गया जिसमें फिक्स एसेट्स आती है, प्रोड्यूसर गुड्स आपको पता चल गया जिसमें रॉ मटेरियल भी आता है और फिक्स एसेट्स भी आती है। बोल रहे हैं कि सारी की सारी कैपिटल गुड्स कैन बी योर प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि फिक्स एसेट कैन बी योर प्रोड्यूसर गुड, बट सारे के सारे जो प्रोड्यूसर गुड है वो आपकी कैपिटल गुड नहीं हो सकती, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो आपका कैपिटल गुड नहीं हो सकता। तो तभी बोला है ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड। सारी की सारी कैपिटल गुड प्रोड्यूसर हो सकती है, बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड जो है वो कैपिटल गुड नहीं हो सकती, क्योंकि रॉ मटेरियल कैन नॉट बी योर कैपिटल गुड। चलिए, सो अगला टॉपिक है मेरे बच्चे, वो है आपका एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, कंजम्पशन का मतलब कहता है किसी भी चीज को कंज्यूम करना, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? खर्चा करना। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? खर्चा करना। हमारी इकोनॉमी में कौन कौन है जो कंजम्पशन पे खर्चा करता है? हमारी इकोनॉमी में सम टोटल, पूरे देश की बात कर रहे हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं, एग्रीगेट बात कर रहे हैं, यानी एज अ होल इकोनॉमी बात करें कि हमारी इकोनॉमी में कौन कौन खर्चा करता है, टोटल की बात करी जा रही है। तो सबसे पहला खर्चा कौन कर रहा है? हाउस होल्ड। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। हम जैसे लोग खर्चा करते हैं ना, स्कूल, बच्चों के स्कूल की फीस भरते हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, घर के राशन, बीवी के खर्चे,
पता नहीं कितने खर्चे है ना, हम कितने सारे खर्चे करते हैं है ना, बिजली का बिल, पानी का बिल, मतलब हम लोग कितने खर्चे करते हैं। तो ये क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, जो हम लोग जो खर्चे करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी बहुत सारे खर्चे करती है, सब्सिडीज देती है, पेंशनें वगैरह देती है, सैलरी देती है, वेजेस देती है ना, बहुत सारे खर्चे जो है गवर्नमेंट भी करती है। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कौन सी होती है, जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, जैसे एनजीओज वगैरह हो गए, ओल्ड एज होम होंगे, या फिर अनाथ आश्रम हो गए, ऑर्फनेजेस होगी, उसमें भी तो खर्चे किए जाते हैं। ओल्ड एज होम में भी, अनाथ आश्रम में भी बच्चों के लिए उनको पढ़ाना लिखाना, उनके कपड़ों का खर्चा, उनके खाने पीने का खर्चा, वो भी खर्चे करती है। टेम्पल वगैरह में, गुरुद्वारा वगैरह में, मॉस्क, मस्जिद वगैरह में, वहां पे भी खर्चे किए जाते हैं। आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लंगर लगता है, तो आपके लिए फ्री होता है, लेकिन उनको तो खर्चा करना पड़ता है। दाल रोटी चावल जो भी दिया जाता है, कड़ा प्रसाद जो होता है, उनके लिए तो वो खर्चा है, घी का खर्चा, तो घी का खर्चा, तो ये सारी चीजें उनको खर्चे करने पड़ते हैं। सो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में तीनों खर्चा आते हैं, हाउस होल्ड जो करता है, गवर्नमेंट करता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो करती है। अब बच्चों का डाउट ये रहता है कि मैम फर्म का खर्चा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो फर्म खर्चा करती है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रहता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल खरीद रही है या मशीनें वगैरह खरीद रही है, तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रहता है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं रहता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, जो अगला टॉपिक है वो है आपका इन्वेस्टमेंट, या जिसको मैं क्या बोल देती हूँ मेरे बच्चे, कैपिटल फॉर्मेशन भी कह देती हूँ। तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट का एक और नेम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। इसको मैं एक एग्जांपल समझा रही हूँ, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? आप खुद सोचो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? आप अपना पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, आप अपना पैसा कहीं लगा रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लेट्स से अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 ले लेती हूँ, मान लो 1 अप्रैल 2022 को मेरे शोरूम में 10 लाख का स्टॉक पड़ा था, 10 लाख का माल पड़ा था। स्टॉक मतलब 10 लाख का माल पड़ा था। मेरा एक शोरूम है, 1 अप्रैल को मेरे शोरूम में 10 लाख का माल पड़ा था, और 31 मार्च 2023 की बात करती हूँ, 1 साल के बाद मैंने बात करी, मेरे शोरूम में मान लो 15 लाख का स्टॉक पड़ा है, 15 लाख का माल पड़ा है। तो आप बताइए 1 साल में मैंने कितने से इन्वेस्टमेंट करी, कितना और पैसा लगाया, कितने से और स्टॉक खरीदा, कितने से मैंने और इन्वेस्टमेंट करी। तो आप कह सकते हो मैंने 5 लाख की जो है और इन्वेस्टमेंट करी। तो ये क्या है मेरे लिए बच्चे, इन्वेस्टमेंट करना। तो यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, कितने से चेंज हो रहा है मेरा स्टॉक ऑफ कैपिटल, या कितने से इंक्रीज हो रहा है मेरा स्टॉक ऑफ कैपिटल, उसी को मैं कहती हूँ मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कितने से चेंज हो रहा है, या कितने से मेरा इंक्रीज हो रहा है इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये है मेरे लिए इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान समझिए, ये एग्जांपल समझिए, मैं क्या बात करूं कि 1 अप्रैल को मेरे शोरूम में इतने का माल था, 31 मार्च को मैंने बात करी मेरे शोरूम में इतने का माल है। तो मैं कह सकती हूँ 1 साल में मैंने कितने से और इन्वेस्टमेंट करी, मैं कह रही हूँ 5 लाख से और इन्वेस्टमेंट करी, है ना। तो यानी मैं कितने से चेंज हो रहा है स्टॉक, कितने से चेंज हो रहा है, मैं कह रही हूँ 5 लाख से, कितने से इंक्रीज हो रहा है मेरा स्टॉक ऑफ कैपिटल, मैं कह रही हूँ 5 लाख से। तो इसी को मैं क्या कहती हूँ, इन्वेस्टमेंट कहती हूँ, और इसी का एक और नेम है कैपिटल फॉर्मेशन, भी इसी का दूसरा नेम है। ठीक है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज होना या फिर चेंज होना स्टॉक ऑफ कैपिटल में, इसी को मैं क्या बोलती हूँ, इन्वेस्टमेंट बोलती हूँ, और इसी को मैं क्या बोलती हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज होना या फिर इंक्रीज होना इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, इसी को मैं क्या बोलती हूँ, इन्वेस्टमेंट कहती हूँ, और इसी को मैं क्या बोलती हूँ मेरे बच्चे, कैपिटल फॉर्मेशन बोलती हूँ। अब मेरे बच्चे जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होती है मेरे बच्चे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चे, फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि आप फिक्स एसेट्स को खरीद रहे हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा फिक्स एसेट को खरीदने पे लगा रहे हो। समझाती हूँ, फिक्स एसेट जैसे कि मशीनें वगैरह खरीद रहे हो। लेट्स से मैं एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले मान लो 1 अप्रैल 2022 की बात करती हूँ, 1 अप्रैल 2022 को मेरी फैक्ट्री में मान लो 5 मशीनें थी, और 31 मार्च 2023 1 साल के बाद मैं बोलती हूँ मेरी फैक्ट्री में मान लो 7 मशीनें थी। यहाँ मेरे पास 5 मशीनें थे, फिर अब मेरे पास 7 मशीनें। तो मैं कह सकती हूँ 1 साल में मैंने कितनी और इन्वेस्टमेंट करी, कितनी मशीनों में और इन्वेस्टमेंट करी, कितनी फिक्स एसेट्स में मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मैं कह सकती हूँ 2 मशीनें और खरीदी। तो ये क्या, मेरा चेंज होना या इंक्रीज होना स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, यानी फिक्स एसेट के स्टॉक में मेरा कितने से चेंज हो रहा है या कितने से इंक्रीज हो रहा है, ये मेरे लिए क्या है मेरे बच्चे, फिक्स इन्वेस्टमेंट है। यानी फिक्स एसेट पे मैं कितना इन्वेस्ट कर रही हूँ 1 साल के अंदर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ये हमेशा लिखोगे, यानी 1
एक साल के अंदर। तो इसका मतलब है कितने से इंक्रीज हो रहा है, कितने से चेंज हो रहा है इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, कितने से इंक्रीज हो रहा है, कितने से चेंज हो रहा है इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, बाय द प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर के द्वारा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल के अंदर, उसी को मैं क्या बोलती हूँ, फिक्स इन्वेस्टमेंट कहती हूँ। अब एक चीज बताइए, मैंने बात करी इन्वेस्टमेंट का एक और नेम होता है कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है इसको, तो इसी को मैं क्या बोल सकती हूँ, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है, ध्यान समझिएगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आप यहीं से बनाएंगे, फिक्स इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि 5 में से 7 करोगे तो -2 आ जाएगा ना, कभी -2 मशीनें होगी नहीं ना, कि भाई मेरे स्टार्टिंग ऑफ ईयर में इतनी मशीनें थी, एंड ऑफ ईयर में मेरे पास इतनी मशीनें थी, तो मतलब एक साल में मैंने 2 मशीनें और खरीदी। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा एंड में से ऊपर वाला लेके जाती हूँ ना, यानी एंड में से ओपनिंग वाला करती हूँ ना, तो यही है, ध्यान समझिए, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एट द माइनस करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यही मेरा बच्चे जो है फॉर्मूला है, फॉर्मूले को एक बार नजर मार लेना, जो मैंने बताया है वही आपका फॉर्मूला है। एंडिंग में से ओपनिंग को माइनस किया जाता है, या फिर इसको क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस किया जाता है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स के स्टॉक में कितने से चेंज हो रहा है, फिक्स एसेट यानी मशीन, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट करती हूँ, फिक्स एसेट्स को खरीद रही हूँ, यानी मशीनें वगैरह खरीद रही हूँ, तो मेरा फायदा क्या, मेरी फैक्ट्री में मैंने और मशीनें खरीदी, पहले 5 मशीन थी अब 7 मशीनें, अगर मैं मशीनें ज्यादा खरीदी तो फायदा क्या, प्रोडक्शन बढ़ेगी, मशीन खरीद रही हूँ ज्यादा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में ज्यादा आउटपुट जनरेट होगा, यानी ज्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट, अगर प्रोडक्शन होगी हमारे देश में तो उतना ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, यानी ग्रो करेगी, सीधी सी बात है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट के हम फायदे बात करें, आपको पता है जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, ध्यान समझिए, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको मैं इन्वेंट्री स्टॉक भी बोलती हूँ, और इसी को इन्वेस्टमेंट का दूसरा नेम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है, तो इसी को मैं बोलती हूँ इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल देती हूँ। तो ये क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब, यहां से भी एग्जांपल समझिए, मान लो 1 अप्रैल को मेरे पास 10 लाख का माल पड़ा था, और 31 मार्च को मैं कह रही हूँ मान लो मेरे पास 15 लाख का माल पड़ा है, तो कितने से मैंने चेंज किया, कितने से चेंज हो रहा है, 5 लाख से, है ना, तो कितने से चेंज हो रहा है स्टॉक में, कितने से चेंज हो रहा है मेरा इन्वेंट्री स्टॉक में, मैं कह रही हूँ 1 अप्रैल को मेरे पास 10 लाख का इन्वेंट्री स्टॉक था, ठीक है, 31 मार्च को मेरे पास 15 लाख का इन्वेंट्री स्टॉक है, तो मैं कह रही हूँ कितने से चेंज हो रहा है मेरा इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल में, वही मेरे लिए क्या होती है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। अब इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है। अब स्टॉक जो है बच्चे 3 प्रकार का होता है, इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी सेमी फिनिश गुड, और इट कैन बी फिनिश गुड। एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि लेट्स से मेरा एक फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर आपको पता है, बेड सोफे वगैरह बना रही हूँ, ठीक है, लकड़ मेरे लिए क्या होगी, रॉ मटेरियल होगी, ठीक है, और अगर वो फर्नीचर बिल्कुल तैयार है, मान लो मैं सोफा तैयार कर रही हूँ, बिल्कुल रेडी है, वो मेरे लिए फिनिश गुड। सेमी फिनिश गुड क्या है कि मतलब वो सोफा का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लेकिन उस पर गद्दियां नहीं लगी, पॉलिश वगैरह नहीं हुई, थोड़ी बहुत सनमाइका जहां लगानी है वो सब नहीं हुआ, तो वो क्या है, एक सेमी फिनिश गुड है, मतलब अभी वो कंप्लीटली तैयार नहीं है, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, वो मेरे लिए सेमी फिनिश गुड है। जब वो प्रॉपर सोफा तैयार हो गया, गद्दियां गुद्दियां सब लगी, पॉलिश वगैरह सब होगी, तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, फिनिश गुड होता है। तो याद रखना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी सेमी फिनिश गुड, और इट कैन बी फिनिश गुड। तो यही बात करी, मान लो 1 अप्रैल को मेरे पास इतने का इन्वेंट्री स्टॉक था, कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड, कुछ भी। 1 अप्रैल को मेरे पास इतने का इन्वेंट्री स्टॉक था, 31 मार्च को मेरे पास इतने का इन्वेंट्री स्टॉक है, तो एक साल में मैं कितने से और इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, इन्वेंट्री स्टॉक में मैं कितने से इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, यानी चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, है ना, ये चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इसी को मैं क्या बोलती हूँ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसी को बोलती हूँ इन्वेंट्री स्टॉक, और इसी को बोलती हूँ इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसका भी मेरे बच्चे एक फॉर्मूला है सेम, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यही होगा ना, हमेशा याद रखना, एंड में ओपनिंग, मतलब एंड में से बिगिनिंग वाला माइनस किया जाता है, ठीक है, शुरुआत वाला। चलिए जी, आप कुछ इसके फायदे बात कर लेते हैं कि अगर हम इन्वेंट्री स्टॉक को मेंटेन करेंगे,
कौन से स्टॉक को? अगर मैं रॉ मटेरियल को मेंटेन करूंगी, मैंने बात करी ना इन्वेंट्री स्टॉक, स्टॉक कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड। अगर मैं रॉ मटेरियल मेंटेन कर रही हूँ, लेट्स से मेरी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में मैंने 10 लाख का रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया, तो क्या होगा? इसके फायदे क्या? सिग्निफिकेंस का मतलब इसके फायदे क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या? सबसे पहले अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट फॉर देयर आउटपुट, यानी मेरे पास ऑलरेडी इनपुट है तो मैं इजीली उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर लूंगी, प्रोडक्शन कर लूंगी। मेरी फैक्ट्री थी, 10 लाख का माल मैंने खरीद के रख लिया, अब मुझे टेंशन नहीं है देश में आंधी तूफान बाढ़, कोई अर्थक्वेक आए, कुछ मर्जी है। लेट्स से हरियाणा में मेरी फैक्ट्री थी, मेरा सामान आ रहा है दिल्ली से, दिल्ली में आतंक फैले, दिल्ली में चक्के जाम लगे, दिल्ली में धरने पे लोग बैठ जाए, दिल्ली में स्ट्राइकें लगे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल है। सो अनइंटरप्टेडली, बिना इंटरप्शन के मेरे पास इनपुट है यानी रॉ मटेरियल, तो मैं उसको इजीली आउटपुट में कन्वर्ट कर लूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट कर लिया है। मेरे को टेंशन नहीं है, जहां से भी मेरा सामान आ रहा है, रॉ मटेरियल जहां से भी मेरा आता है, वहां कुछ मर्जी हो, दिल्ली में कुछ मर्जी हो, चक्के जाम लगे, लोग मरे, मेरे को क्या मतलब? मेरी हरियाणा में फैक्ट्री है, मेरे पास इनपुट है, मैं उसको इजीली आउटपुट में कन्वर्ट कर लूंगी। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेसेस को वो अवॉइड कर सकते हैं, उसको डेली बेसिस पे परचेस नहीं करना पड़ेगा कि बोल के अरे आज 2000 का माल बेचू, अरे आज 1000 का बेचू, अरे यार आज 5000 का। मैंने ऑलरेडी 10 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा तो मुझे डेली बेसिस पे जो है परचेजेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट को भी अवॉइड कर सकती हूँ। अनसर्टेनिटी का मतलब है रिस्क को भी अवॉइड कर सकती हूँ। देखो भाई मेरी फैक्ट्री है हरियाणा में और अगर मेरा सामान आ रहा है दिल्ली में कुछ मर्जी हो, आतंक फैले, जो मर्जी हो, मेरी धरने पे लोग बैठे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं अपने रिस्क को अवॉइड कर सकती हूँ। अगर मैं डेली बेसिस पे खरीद रही हूँ तो मुझे टेंशन होगी, पता नहीं वहां से माल वाली गाड़ी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, मेरी गाड़ी पहुंच पाएगी, तो वो टेंशन रहती है। अब मेरे पास रॉ मटेरियल है, मैंने 10 लाख का माल खरीदा, जो मर्जी हो देश में, आपको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल है तो बस आप अनइंटरप्टेड आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हो और आप अपने रिस्क को भी जो है मिनिमाइज कर सकते हो, रिस्क को भी जो है अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, अगर आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो फिनिश गुड का, मान लो अगर आपकी लेट्स से शोरूम है फर्नीचर का और आपने फर्नीचर मेंटेन कर लिया, आपने अपने शोरूम में बेड, सोफे, डाइनिंग टेबल सब कुछ मेंटेन करके रखा है, तो उसके क्या फायदे हैं? कभी भी एकदम से डिमांड आए तो आप उस डिमांड को पूरी कर पाओगे। तो वही है, प्रोड्यूसर कैन फुलफिल द पोटेंशियल डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट मतलब वही सोफे, बेडशीट वगैरह, बेड वगैरह जो भी है, तो अगर कभी भी एकदम से डिमांड आए लोगों की तो उसको क्या कर पाएगा? फुलफिल कर पाएगा लोगों की डिमांड को, उसको टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए। तो ये आपका क्या था मेरे बच्चे? फिक्स गुड। और ये क्या, ये मैंने आपको बता दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट बता दिया, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट भी बता दी, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है और दूसरी की आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब आज जो मेरे बच्चे जो अगला टॉपिक है वो है आपका प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है और अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है। तो ध्यान समझिए, प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब क्या है? प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जो मैंने, मान लो लेट्स से ये मेरा शोरूम है, ठीक है। प्लान इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब है जो मैंने प्लान किया था, जो मुझे लग रहा था कि मैंने मान लो लेट्स से मुझे लग रहा था कि मैं 10 लाख का माल जो है बेच लूंगी, मुझे लग रहा था, एक्सपेक्टेड था कि मैं 10 लाख का सेल कर लूंगी, तो मैंने अपने शोरूम में 10 लाख का माल भर दिया, मैंने अपने शोरूम में 10 लाख का माल भर दिया। ये मुझे लग रहा था, मैं प्लान कर रहा था, मुझे लग रहा था, मेरे अंदर डिजायर थी, मुझे लग रहा था कि मैं इतना का माल बेच दूंगा आसानी से, तो मैंने इतने का स्टॉक जो है अपने शोरूम में मेंटेन करके रखा, जानबूझ के मेंटेन करके रखा कि कभी भी कस्टमर की डिमांड आए तो मैं फटाफट से अपने सामान को बेच के आपसे ज्यादा क्या कमाऊंगा? प्रॉफिट कमाऊंगा। इसको हम कहते हैं प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक। प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब है ऐसा स्टॉक जो मैं मेंटेन करके रख रही हूँ, जो मैं प्लान करके रख रही हूँ, मेरे अंदर डिजायर थी, मुझे लग रहा था कि मैं इतना माल बेच लूंगी, ठीक है, तो मैंने इतने का जो है स्टॉक मेंटेन करके रखा कि कभी भी कस्टमर की डिमांड आएगी तो मैं फटाफट से उस डिमांड को पूरी करके ज्यादा क्या कमाऊंगा? प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये क्या है? डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक है, क्योंकि डिजायर, मुझे लग रहा था मैं इतने का माल बेच लूंगा आराम से, जितनी लोगों की डिमांड लग रही थी उसके हिसाब से मुझे लग रहा था मैं इतने का माल बेच लूंगा। और ये मेंटेन करके रखते हैं प्रोड्यूसर, क्यों रखते हैं? विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। मेंटेन करके इसलिए रखा ताकि मैं ज्यादा कस्टमर की डिमांड को पूरा करके ज्यादा क्या कमाऊं? प्रॉफिट कमाऊं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है? अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब है ऐसा स्टॉक जो मुझे अपने शोरूम में मेंटेन करके रखना पड़ा, लेकिन अनप्लान्ड, मैं चाहता नहीं था बट वो करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा। जैसे कि लेट्स से मैं बात करूं, मैं सोच रही थी कि मेरे को एक्सपेक्टेड था, मुझे लग रहा था, एक्सपेक्टेड था, मुझे एक्सपेक्टेड सेल लग रही थी कि मैं 10 लाख का माल बेच लूंगी, मुझे लग रहा था कि मैं 10 लाख का माल बेच लूंगी, तो मैंने 10 लाख का जो है शोरूम में अपना रॉ मटेरियल रख दिया। लेकिन एक्चुअल में जो मेरी सेल हुई ना, जो मेरी सेल हुई वो सिर्फ 8 लाख की हुई,
ठीक है। जो 2 लाख है वो मुझे बिना बात का रखना पड़ा, मजबूरी में जो है माल रखना पड़ा। ये माल मेरे लिए क्या है, अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक, यानी ऐसा स्टॉक जो मुझे मेंटेन करके रखना पड़ रहा, मजबूरी में रखना पड़ा, मैं चाहती नहीं थी, बट इस वजह से हुआ क्योंकि मेरी जो डिमांड है वो कम आई एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन एक्चुअल में जो डिमांड आई, मतलब लोगों जो मेरी सेल हुई वो थोड़ी कम हुई। तो वही है बेटा, अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक है वो मेरे लिए अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, यानी मैं चाहती नहीं थी रखना, मजबूरी में रखना पड़ा। और वो किस वजह से आई है, बिकॉज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड था इतना बेच लूंगी, लेकिन बिका सिर्फ इतना, डिमांड कम आई एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड, और इस वजह से जो है मुझे इतना जो माल है अपने शोरूम में रखना पड़ा। अनप्लान्ड था, अनडिजायर्ड था, रखना नहीं चाहती थी बट रखना पड़ा, और इसकी वजह से मुझे इतने का क्या हो गया, लॉस हो गया। सो अकॉर्डिंगली अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक लीड्स टू लॉसेस, और इसकी वजह से जो है मेरे बच्चे मुझे इतने का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। देखो भाई, मुझे पता है थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं बिकॉज ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है। सो उम्मीद है आपको फास्ट में अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चों ने पढ़ रखा है, उनके एक रिवीजन चाहिए, तो आपके लिए एक बेस्ट रिवीजन सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन का एक और नेम होता है, याद रखना, इसी को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट भी बोलते हैं, और इसी को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कई बार वर्ड आ जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, आपकी एसेट की वैल्यू में गिरावट आना, गिर जाना, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, आपकी एसेट की वैल्यू में गिरावट आना, उसी को मैं क्या बोलती हूँ, डेप्रिसिएशन बोलती हूँ। जैसे लेट्स से अगर मैं बात करूं, लेट्स से मेरे बच्चे आज आपने मोबाइल फोन खरीदा, मान लो ये मोबाइल फोन मैंने 70,000 का खरीदा, ठीक है। अगर अगले साल आप इस मोबाइल फोन को बेचना चाहो तो क्या ये 70,000 में बिक जाएगा, नहीं बिकेगा। मान लो ये 60,000 में बिक रहा है, तो 10,000 क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है आपकी एसेट की वैल्यू में गिरावट आने को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेट्स से मैं बात करूं 1 अप्रैल को मैंने एक मशीन खरीदी, 10 लाख की खरीदी। अब अगले साल आप उस मशीन को बेचना चाहते हो 31 मार्च, अगले साल, एक साल हमेशा बात करते हैं, ठीक है। अगले साल आप उस मशीन को बेचना चाहते हो, मान लो आपने उस मशीन को 8 लाख में बेचा, तो 2 लाख का क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। तो डेप्रिसिएशन का मतलब कि आपकी एसेट की वैल्यू में गिरावट आने को ही हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन बेटा 2 प्रकार में हम पढ़ते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और एक होता है मेरे बच्चे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है नुकसान, ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, नुकसान। अब स्पेलिंग देख लेना जो भी होते हैं नुकसान की। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है मेरे बच्चे नुकसान होना, ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, नुकसान होना। अब जो भी स्पेलिंग होती है वो देख लेना यार, ठीक है। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है नुकसान। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा नुकसान जो आपने एक्सपेक्ट किया था, भाई ये नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा भाई, ऐसा नुकसान जो आपने एक्सपेक्ट किया था, भाई ऐसे नुकसान तो देखो बिजनेस में आए दिन होते ही रहते, ये होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। जो आपने एक्सपेक्ट किया था ये नुकसान झेलना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब है ऐसा नुकसान जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट वो झेलना पड़ गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था बट झेलना पड़ गया। सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस किसकी वजह से होते हैं, तो ध्यान समझिए, 2 कारण है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के, यानी ऐसा नुकसान जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि भाई ऐसा नुकसान तो मुझे झेलना ही पड़ेगा, भाई बिजनेस चलाना तो ऐसे नुकसान झेलने पड़ेंगे। पहला है टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से। अब हमें पता है आए दिन, हर साल जो है, मतलब आए दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। अब आप ले लीजिए, लेट्स से मेरे बच्चे आईफोन मान लो 14 है, ठीक है। जब मान लो लेट्स से आईफोन 14 या आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अब 16 आया ना आपका लेटेस्ट, तो उसके हिसाब से एग्जाम्पल देते हैं लेट्स से, ठीक है। अब जैसे ही आईफोन 16 आया तो उसमें थोड़ी नई टेक्नोलॉजी, अब मैं मत बोलना ऑलमोस्ट फीचर सेम है, बट थोड़ा वो जो भी हल्का फुल्का जो भी चेंज है। अब जैसे एक नई टेक्नोलॉजी का फोन आता है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी का फोन है, यानी आईफोन 15 ले लेती हूँ, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, वो एकदम से सस्ता हो जाता है, मानते हो, ठीक है। पहले भी यही हुआ था, जब 14 से 15 आया था आईफोन, है ना, तो 14 की वैल्यू में गिरावट हो गई थी, है ना, डेप्रिसिएशन हो गया था, 14 की वैल्यू में गिरावट हो गई थी। तो वही बात करें, टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से भी जो है पुरानी टेक्नोलॉजी की जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है। जब 14 के बाद 15 आया था तो 14 की वैल्यू गिर गई थी, और 15 के बाद 16 आया था तो 15 की वैल्यू जो है गिर गई है। तो इसको हम कहते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी जो है डेप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन डिमांड, लोगों की डिमांड भी चेंज होती है। पहले अगर मैं बात करूं, बहुत टाइट फिटेड जीन्स का फैशन था, ठीक है जी, महंगी भी होती थी वो जीन्स। अब उसके बाद जो है एकदम से बेल बॉटम जीन्स, आपकी वाइड लेग जीन्स, उसका फैशन, कटी फटी जीन्सों का फैशन चढ़ने लगा। तो इस वजह से जो पुरानी जमाने की जो जीन्स या बिल्कुल जो फिटेड वाली जीन्स थी उसकी वैल्यू जो है गिर गई थी, डिप्रिशिएट हो गई। तो जब भी लोगों की डिमांड चेंज होती है तो जो जिसकी डिमांड ज्यादा उसका प्राइस तो ज्यादा होगा, और जिसकी डिमांड एकदम से कम हो जाती है उसकी जो है वैल्यू जो है गिर जाती है। शूज में देख लीजिए, आजकल फंकी शूज जो चल रहे हैं तो इसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं लोग, तो उसका प्राइस ज्यादा, जो थोड़े नॉर्मल
कैनवस टाइप के जो जूते हैं अब उसकी डिमांड लोगों की कम है, तो उसका प्राइस जो है एकदम से गिर गया, डिप्रिशिएट हो गया। तो लोगों की डिमांड चेंज होने की वजह से भी अब लोग डिमांड चेंज कर रहे हैं, नए नए फैशन पे जा रहे हैं, तो जो पुराने फैशन वाली चीजें हैं जिनका ट्रेंड थोड़ा थोड़ा कम हो गया उसकी वैल्यू जो है डिप्रिशिएट हो जाती है। तो ये जो हर बिजनेस को पता ही होगा, और नई चीज लाएंगे तो पुरानी चीज की डिमांड एकदम से गिरेगी, डिप्रिशिएट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे अनएक्सपेक्टेड ऑप्शनल, जो है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा नुकसान झेलना पड़ेगा, बट वो हो गया। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नुकसान होगा, बट ऐसा नुकसान हो गया। जैसे कि कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, अर्थक्वेक, आंधी तूफान, बाढ़, आग लग गई, फैक्ट्री में आग लगी, शोरूम में आग लगी, तो ऐसा नुकसान वो झेलना पड़ा। ठीक है, मान लो आपकी फैक्ट्री में मशीन थी और एकदम से आग लगी, वो मशीन तो सड़गी, खराब होगी बिल्कुल, उसकी वैल्यू एकदम से डिप्रिशिएट होगी। अब उस मशीन को आप बेचोगे तो कितने में बिकेगी, समझ, डिप्रिशिएट हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे डिप्रिसिएशन होने का, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू रिसेशन इन द इकोनॉमी। तो कई बार क्या होता है, किसी एसेट की वैल्यू एकदम से गिर जाती है। जैसे आपने कभी सुना हो कोरोना के टाइम में मंदी आ गई, जब मार्केट में मंदी पड़ जाना, ठीक है, डिफ्लेशन होना, एकदम से मंदी पड़ जाना, मार्केट एकदम मंदी पड़ जाती है जब, तो उस टाइम पे भी एसेट की वैल्यू जो है गिर गई थी। आपने सुना होगा प्रॉपर्टी के रेट एकदम से गिर गए थे, बहुत सस्ती हो गई थी कोरोना के टाइम पे, अगर आपने सुना हो कभी। तो वही हम बात कर रहे हैं कि बेटा जब एकदम से मंदी आ जाती है, रिसेशन का मतलब जब एकदम से मार्केट में मंदी आ जाती है, तो भी जो है एसेट की वैल्यू जो है एकदम गिर गया। एक्सपेक्ट नहीं किया था ये नुकसान झेलना पड़ेगा, बट हो गया। ये एक्सपेक्टेड था कि भाई ये तो झेलना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, नई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट आता है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले जो है लोगों की डिमांड चेंज होती है, तो जिसका डिमांड कम है, जो फैशन में आजकल नहीं है, उसकी भी वैल्यू डिप्रिशिएट होगी, मानते हो। ठीक है, अब इसके लिए, इस नुकसान से बचने के लिए जो है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को बनाया जाता है, और इसके नुकसान से बचने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हो। ये तो आसान है, इंश्योरेंस लेते हो। ये देखो अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं नुकसान एकदम से हो जाए, कोई आग लगी, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ की वजह से ऐसा कुछ नुकसान हो गया, तो आप इंश्योरेंस ले लेते हो इंश्योरेंस कंपनी से, ताकि उस नुकसान से क्या कर सको, बच सको। ये तो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ के लिए जो है हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है, बड़े ध्यान समझना। लेट्स से बच्चा, ये मेरी एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में मेरी एक मशीन थी, ये मशीन थी। इस मशीन को मैं 10 इयर्स तक इस्तेमाल कर सकती थी। इस मशीन की जो एक्सपेक्टेड लाइफ थी वो 10 साल थी, कि मैं 10 साल तक इस मशीन को इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब मुझे पता है करोड़ों की मशीन थी, अब मुझे पता है कि 10 साल के बाद ये मशीन की वैल्यू तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब मुझे एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। सोचो ना, एज अ प्रोड्यूसर सोचो, भाई मुझे नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, और एकदम से करोड़ों रुपए निकालना कितना मुश्किल होता है। एकदम से करोड़ रुपए निकालना, बिजनेस एकदम से करोड़ रुपए निकालना कितना मुश्किल हो जाता है, एकदम से इन्वेस्टमेंट करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो एक प्रोड्यूसर क्या करता है, एक फैक्ट्री का जो ओनर है वो क्या करता है, एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाता है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाता है, एक तरह से गुल्लक है, एक तरह से गुल्लक है। ठीक है, इसमें क्या करता है, हर साल जो है जितना जितना उसको प्रॉफिट होता है, थोड़ा थोड़ा जो है प्रॉफिट का हिस्सा, थोड़ा 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 पूंजी है ना, इसमें पैसा डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है। गुल्लक एक तरह से थोड़ा थोड़ा जो है हर साल जो है, मतलब 10 साल तक वो इसमें थोड़ा 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 पैसा डालता रहता है। अब उसको पता है 10 साल के बाद मुझे मशीन खरीदी है, एकदम से मैं कैसे खरीदूंगा, एकदम से इतनी इन्वेस्टमेंट मैं कैसे करूंगा, तो मैं हर साल जो है एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाती हूँ, हर साल थोड़ा 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 पैसा डालती रहती हूँ। अब 10 साल हो गए, अब 10 साल के बाद ये मशीन तो बिल्कुल ही खराब, बिल्कुल कबाड़ी के भाव होगी। अब कबाड़ी के भाव, मान लो करोड़ों की मशीन थी, मान लो 50,000 पे लोहे के दाम पे मैंने उसको बेच दिया, वो भी इसमें पैसा डाल दिया 50,000। ठीक है, जो जितना भी पैसा आया, टोटल पैसे इकट्ठा कर दिया मैंने। अब इस पैसे से मैं क्या कर दूंगी, इस एसेट को रिप्लेस कर दूंगी, रिप्लेसमेंट कर दूंगी फिक्स एसेट को, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट का मतलब है अब ये एसेट हटा के एक नई एसेट खरीद लूंगी। तो ये है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। देखो भाई, मुझे पता है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आज मेरे पास जो मशीन है 10 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आने लग जाएगी, तो मेरी जो आज मशीन है उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी 10 साल के बाद। मुझे पता है मुझे 10 साल के बाद एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। अब एकदम से मैं इतना पैसा नहीं लगा सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ बेटा, हर एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाती हूँ, गुल्लक की तरह उसमें पैसा डालती रहती हूँ, डालती रहती हूँ, डालती रहती हूँ। अब 10 साल हो गए, मुझे पता है अब ये एक मशीन तो बिल्कुल कबाड़ी होगी, जो भी स्क्रैप वैल्यू कबाड़ी के बाद, लोहे के दाम बेचने के बाद जो भी पैसा टोटल मेरा इकट्ठा हुआ मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इस पैसे से मैं क्या कर लूंगी, एक नई मशीन खरीद लूंगी, इस मशीन को हटा के यहाँ पे एक नई मशीन रख दूंगी, बस। ठीक है, तो इसका यूज करती हूँ मैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। तो इस नुकसान से बचने के लिए मैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाती हूँ, और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का यूज किया जाता है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, यानी इस जो भी पैसा इकट्ठा हुआ इसको मैं यूज करूंगी फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, यानी ये एसेट हटा दूंगी, ये मशीन हटा के एक नई मशीन रख दूंगी।
ठीक है। और इसके लिए मैं इंश्योरेंस लेती हूँ, ये तो आपको नॉर्मली पता है, नुकसान से बचने के लिए। और हमेशा याद रखना अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का एक और नेम है, इसको मैं कैपिटल लॉस भी कहती हूँ। याद रखना अनएक्सपेक्टेड का एक और नेम है जिसको मैं कैपिटल लॉस भी कहती हूँ। इस चीज को प्लीज थोड़ा सा याद रखना। चलिए जी, अब अगला जो टॉपिक है, बस 2-3 टॉपिक रह गए। एक स्टॉक फ्लो वाला सर्कुलर फ्लो का टॉपिक रह गया, हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, थोड़ा चैप्टर लेंथी है, आई नो। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे बच्चे, स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, स्टॉक का मतलब क्या होता है और फ्लो का मतलब क्या होता है। देखिए मेरे बच्चे, एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस एग्जांपल से आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। लेट्स से मेरे बच्चे ये एक बैंक है, ठीक है। मान लो ये बैंक है, या कुछ भी ले लो, या बैंक ले लो, ठीक है। मैंने बैंक में पैसा जमा किया, 10,000 रुपये मेरे बैंक में पैसा है, ठीक है। बैंक बैलेंस कितना है मेरे पास, बैंक बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2024, कुछ भी ले लिया कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, 10,000 रुपये। ये मेरे लिए स्टॉक है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, मैं कह रही हूँ 10,000 पड़ा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम इसको मेजर करते हैं। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे बैंक में है कितना पैसा पड़ा है, वो मेरे लिए स्टॉक है। स्टॉक मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये स्टैटिक कंसेप्ट है, इसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने बोला मेरे अकाउंट में 10,000 पड़े तो वो 10,000 के 10,000 ही पड़े, ठीक है। अब हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे, हर हफ्ते, हर साल, है ना, हर दिन मैं कितना पैसा विड्रॉ कर रही हूँ, पर सेकेंड, ठीक है, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर वीक, पर मंथ, मैं कितना पैसा विड्रॉ कर रही हूँ, कितना पैसा निकाल रही हूँ, वो मेरे लिए क्या है मेरे बच्चे, फ्लो है। क्या है मेरे बच्चे, फ्लो। फ्लो का मतलब बहाव, ठीक है। तो ये ध्यान समझिए, एक बार डिफरेंस पे आइए, एक बार आइए, फिर दोबारा से आती हूँ मैं। स्टॉक का मतलब है जिसको मैं मेजर करती हूँ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मैं कह रही हूँ मेरे बैंक में 10,000 रुपए पड़े हैं, वो मेरे लिए क्या है मेरे बच्चे, स्टॉक है। दैट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो है मेरे खाते में कितने पैसे पड़े, मैंने कहा 10,000 रुपए पड़े, ठीक है। लेकिन जो फ्लो है, फ्लो को मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड का मतलब ध्यान समझिएगा, पीरियड का मतलब होता है, लिख लेना, मेरे पास टाइम नहीं है लिखने का, बट आप लिख लीजिएगा। पीरियड का मतलब होता है पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर वीक, पर डे, पर ईयर, ये होता है पीरियड। हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट, हर हफ्ते मैं कितना पैसा विड्रॉ कर रही हूं, यानी मैं इसको पीरियड की बात कर रही हूं। यहां पे मैं पीरियड की बात कर रही हूं, पर सेकंड, पर मिनट, पर हफ्ते, पर दिन, पर वीक है, पर महीने, मैं कितना पैसा अपने खाते से निकाल रही हूं, विड्रॉ कर रही हूं, वो मेरे लिए क्या होता है मेरे बच्चे, फ्लो होता है। तो याद रखना, स्टॉक है जिसको मैं मेजर करती हूँ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करती हूँ, दैट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे बैंक में कितना पैसा है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर हफ्ते, हर महीने मैं कितना पैसा निकाल रही हूं अपने बैंक से, वो मैं पीरियड में मेजर करती हूँ। इसको मैं बोलती हूँ पीरियड। पीरियड का मतलब ही लिख लेना, पर सेकंड, पर मिनट, ठीक है, पर डे, पर वीक, ठीक है, लिख लेना, पर मंथ, पर ईयर, ये सारी क्या है, पीरियड। पीरियड का मतलब ये होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात नहीं करती। मैंने क्या बात करी भाई, इस तारीख को मेरे पास खाते में मेरे पास 10,000 रुपए पड़े, तो भाई 10,000 भी पड़े, टाइम की बात नहीं करी। अब यहाँ पे मैं टाइम डायमेंशनल है, यहाँ पे मैं टाइम की बात करी, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर हफ्ते, हर महीने, है ना, मैं कितना पैसा विड्रॉ कर रही हूँ, ये मेरे लिए क्या है मेरे बच्चे, टाइम डायमेंशनल है। टाइम डायमेंशनल है क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम की बात करती हूँ, ठीक है। एक बार अगले पॉइंट पे आ जाइए, फिर थर्ड पॉइंट को हम करेंगे। आप कोई भी एग्जांपल दे दीजिएगा। जैसे मैंने बोला मनी डिपॉजिट किया बैंक में एज ऑन 1 अप्रैल 2024, ठीक है, कि भाई इस तारीख को मैंने अपना पैसा डिपॉजिट किया। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे खाते में कितना पैसा है, 10,000 रुपए, वो क्या है, स्टॉक, ठीक है। मैं विड्रॉ कर रही हूँ मनी को फ्रॉम द बैंक, हर हफ्ते, हर सेकंड, हर मिनट में अपना पैसा विड्रॉ कर रही हूँ, वो क्या है मेरे लिए, फ्लो। ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक का मतलब है जो चेंज नहीं हो सकता। अब मैंने क्या बात करी, मेरे खाते में 10,000 रुपए, कहां गया भाई, मैंने क्या बात करी, मेरे खाते में 10,000, ये स्टैटिक है, चेंज नहीं कर सकती। अब फ्लो क्या है, ये डायनेमिक है। जो फ्लो है वो एक डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक का मतलब है जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। हर सेकंड में कितना पैसा निकाल रही हूँ, हर हफ्ते में कितना पैसा निकाल रही हूँ, हर मिनट में कितना पैसा निकाल रही हूँ, हर घंटे में कितना पैसा निकाल रही हूँ, हर दिन में कितना पैसा निकाल रही हूँ, विच कैन बी चेंज। जो डायनेमिक है वो क्या है, डायनेमिक। तो याद रखिए मेरे बच्चे, जो स्टॉक है वो स्टैटिक कंसेप्ट है और जो फ्लो है वो आपका डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब जो चेंज हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट है, स्टॉक इन्फ्लुएंस द फ्लो एंड द फ्लो इन्फ्लुएंस
द स्टॉक। कह रहा है जो स्टॉक है वो इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस का मतलब अफेक्ट करता है फ्लो को, और जो फ्लो है वो अफेक्ट करता है स्टॉक को। समझिए बड़े ध्यान से। देखिए मेरे बच्चे, अभी मैंने क्या बात करी, मैंने बात करी मेरे बैंक में 10,000 रुपए पड़े, ये मेरे लिए क्या है, स्टॉक है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे खाते में कितने पैसे हैं, 10,000 रुपए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर हफ्ते में कितना पैसा विड्रॉ कर रही हूँ अपने बैंक से, यानी मैं पीरियड की बात कर रही हूँ। यहाँ पे पीरियड का मतलब हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे। जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो वो मेरे लिए क्या होता है मेरे बच्चे, फ्लो होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, फ्लो होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बोल रहा है स्टॉक अफेक्ट या स्टॉक इन्फ्लुएंस द फ्लो। पहला पॉइंट कहता है स्टॉक इन्फ्लुएंस करता है फ्लो को, यही बोल रहा है ना, स्टॉक इन्फ्लुएंस द फ्लो। यानी अब देखिए स्टॉक होगा यानी खाते में पैसे होंगे तो ही फ्लो होगा। अगर खाते में निल है, कोई पैसा ही नहीं है तो फ्लो होगा, पैसा निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। स्टॉक होगा तो ही फ्लो होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर स्टॉक होगा, खाते में पैसे तो ही फ्लो होगा, बिल्कुल सही बात। आप बोल रहे फ्लो अफेक्ट द स्टॉक। अगर फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, अब हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे में पैसा निकाली जा रही, तो ऑब्वियसली यहाँ से पैसा खत्म भी होगा ना। मान लो अब बच के सिर्फ 500 रुपए रहेगा है। अब हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे में फ्लो करी जा रही हूँ, पैसा निकाली जा रही हूँ, तो एक टाइम के बाद मैं क्या करूंगी, स्टॉक लाऊंगी, यानी दोबारा से पैसा जमा करूंगी, यानी फ्लो होगा, पैसा निकलेगा, है ना, निकलेगा पैसा, तो ही मैं और स्टॉक लाऊंगी और डालूंगी, क्योंकि एक टाइम के बाद निल हो जाएगा भाई, पैसा निकलेगा तो जीरो आ जाएगा खाता ना, खाते में बैलेंस जीरो, तो ही स्टॉक हो। तो वही कह रहे हैं फ्लो ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्टॉक, कि अगर फ्लो हो रहा है तो ही हम और स्टॉक करेंगे, यानी और पैसा जमा करेंगे। तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर पैसा है तो ही फ्लो होगा, स्टॉक है तो ही फ्लो है, और अगर फ्लो हो रहा है, पैसा निकल रहा है तो ही आप और स्टॉक लाओगे, यानी और पैसा डालोगे। तो यही बोला जाता है स्टॉक अफेक्ट द फ्लो एंड द फ्लो अफेक्ट द स्टॉक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, 4 सेक्टर्स को हम पढ़ रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एक्सटर्नल सेक्टर। लेकिन हमारे सिलेबस में जो बच्चे सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं, एक है आपका हाउस होल्ड सेक्टर और एक है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। यहां से हम टॉपिक करने वाले हैं इंटर सेक्टरल फ्लो, जिसको मैं सर्कुलर फ्लो भी कहती हूँ। इंटर सेक्टरल फ्लो का मतलब क्या है, 2 सेक्टर्स के बीच के फ्लो को हम पढ़ने वाले हैं। 2 सेक्टर्स कौन से, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। हमारे सिलेबस में सिर्फ यही 2 सेक्टर है, यानी इंटर का मतलब डिफरेंट ले लो या 2 ले लो, जो मर्जी ले लो, यानी 2 सेक्टर या डिफरेंट सेक्टर्स के बीच की जो फ्लो है, यानी हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में जो फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को हम पढ़ने वाले हैं। इसी को मैं क्या बोलती हूँ, इंटर सेक्टरल फ्लो। अब 2 टाइप के फ्लो होते हैं मेरे बच्चे, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मेरे बच्चे मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है कि आप, रियल का मतलब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को हम बोलते हैं, यानी 2 सेक्टर्स के बीच में, जब 2 सेक्टर्स के बीच में यानी हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, उसको मैं बोलती हूँ रियल फ्लो। मनी फ्लो, मनी का मतलब होता है पैसा। जब 2 सेक्टर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर्स के बीच में मनी का फ्लो होता है, उसको हम कहते हैं मनी फ्लो। तो 2 टाइप के फ्लो है, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो मतलब जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, मनी फ्लो का मतलब है जहां पे मनी का फ्लो हो रहा है बिटवीन 2 सेक्टर, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो एक बार देख लीजिए भाई, सर्कुलर फ्लो, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है मेरे बच्चे प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती है आपकी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। आपको पता ही ये सारी चीजें। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ये सारी सर्विसेज देगा प्रोड्यूसर सेक्टर को। मान लो मुझे प्रोडक्शन करनी है, एक फैक्ट्री खोलनी है, तो मुझे जमीन भी चाहिए, मुझे लेबर भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन की भी रिक्वायरमेंट है ना, सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले ये सर्विसेज देगा। इसका इस्तेमाल करके, लैंड का यूज करके, कैपिटल, लेबर का इस्तेमाल करके, बिजनेसमैन का इस्तेमाल करके, इन सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। किस चीज की प्रोडक्शन करेगा, गुड्स की प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन कर लेगा, जो सामान बनाना है वो बना लेगा। शूज की फैक्ट्री है तो शूज बना लेगा, कपड़े की फैक्ट्री है तो कपड़ा बना लेगा। तो प्रोडक्शन करेगा गुड्स का। तो अगर आप यहाँ देखिए किसका फ्लो हो रहा है, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। इसी को मैं क्या बोलती हूँ मेरे बच्चे, रियल फ्लो कहती हूँ। रियल फ्लो का मतलब है जहां पे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, अब देखो इन्होंने सर्विसेज दी, वहां से हाउस होल्ड से एक ही साथ उठ के आ रहा है, जिसने अपनी जमीन दी, कहीं उसने लेबर दिया, उसने कैपिटल दी, कोई बंदा उठ के आ रहा है एज एंटरप्रेन्योर, मतलब बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है। तो क्या अब ये ऐसे मुफ्त में दे रहे हैं, नहीं। तो इसके लिए प्रोड्यूसर सेक्टर को उनको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए फैक्टर पेमेंट है, इसके लिए फैक्टर इनकम है। तो ये पेमेंट करेगा, ये फैक्टर पेमेंट करेगा,
और इसके लिए वो इनकम है, ठीक है। किस किस फॉर्म में? जिसने जमीन दी उसको रेंट मिलेगा, जो लेबर की तरह काम कर रहा है उसको वेजेस मिलेगी, जिसने कैपिटल लगाया उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, और जो एज अ एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहा है उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये अब फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं यानी उनको इनकम मिल रही है। अब इसके पास पैसा आ रहा है तो इस पैसे को वो क्या करेंगे? खर्च करेगा यानी एक्सपेंडिचर करेगा। एक्सपेंडिचर करेगा ऑन परचेजिंग गुड्स, गुड्स वगैरह खरीदने पे वो क्या करेगा? खर्चा करेगा, ठीक है। अब वो खर्चा करेगा तो सबसे पहले पैसा यहां से यहां आ रहा है और फिर उसका यूज करके वो क्या कर रहे हैं? खर्चा करे, गुड्स और सर्विसेज वगैरह को खरीदने के लिए वो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पहले पैसा यहां से यहां आ रहा है, फिर पैसा यहां से यहां आ रहा है। तो यहां पे मेरे बच्चे किसका फ्लो हो रहा है? मनी का फ्लो हो रहा है ना, मनी का फ्लो हो रहा है। पहले पैसा यहां से यहां आ रहा है, फिर पैसा यहां से यहां आ रहा है, यानी मनी का फ्लो हो रहा है। और पूरे के पूरे फ्लो को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सर्कुलर फ्लो। देख पा रहे हैं? एक सर्कल बन रहा है, या इंटरसेक्टरल फ्लो भी बोलते हैं, यानी दो सेक्टर्स के बीच में कैसा फ्लो है, ये आपका सर्कुलर फ्लो। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज देते हैं, इसका यूज करके वो प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है जिसको मैं रियल फ्लो बोलती हूँ। अब सर्विसेज मिली तो ये पेमेंट करेंगे, इनके पास पैसा आएगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में इनके पास पैसा आ रहा है। अब इस पैसे का यूज करके वो भी खर्चा करे, तो पहले पैसा यहाँ से यहाँ गया, फिर पैसा यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे मनी का फ्लो हो रहा है। और पूरे के पूरे फ्लो को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है। अब कुछ एजम्पशंस है जो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा। पहली एजम्पशन ये है कि सिर्फ दो ही सेक्टर इकोनॉमी में, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। पहले थर्ड और फोर्थ पे आइए। और थर्ड एजम्पशन है इकोनॉमी को क्लोज माना गया। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें कोई भी फॉरेन ट्रेड ना हो, जिसमें कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ दो ही सेक्टर्स को ले रहे हैं ना। एक्सटर्नल सेक्टर क्या है? जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ये तो हम ले ही नहीं रहे। गवर्नमेंट सेक्टर को भी हम नहीं ले रहे, सिर्फ दो ही सेक्टर्स को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी अजम्पशन ये है कि एक तो कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, यानी इकोनॉमी क्लोज्ड है। इकोनॉमी क्लोज का मतलब कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ दो ही सेक्टर्स को हम लेके चल रहे हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। ये तीन अजम्पशंस है, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। तो वही बोला, नो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। जो सबसे जरूरी अजम्पशन है, जो आपके लिए बड़ी जरूरी है, नो सेविंग्स। नो सेविंग्स, ये अजम्पशन क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए, अब देखिए, जब ये फैक्टर सर्विसेज देते हैं, इसका यूज करते हैं, इनको फैक्टर सर्विसेज दी, इसके बदले में वो फैक्टर पेमेंट देगा। इनके पास पैसा आ रहा है, रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में, इनके पास पैसा आ रहा है। तो बोलती है कि नो सेविंग। नो सेविंग का मतलब क्या है? कि वो सेविंग्स नहीं करेंगे, खर्चा करेंगे। ये नहीं कि सारा का सारा हाउस होल्ड सेक्टर बचा देंगे। नो सेविंग्स का मतलब सेव नहीं करेंगे, खर्चा करेंगे। खर्चा करेंगे तो ही मनी फ्लो हो पाएगा, वरना तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा दोनों सेक्टर्स के बीच में ना। तो वही बात करें कि जब प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, उसके पास जब पैसा आ रहा है तो उस पैसे को वो खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। नो सेविंग्स मतलब वो सेव नहीं करेंगे, ये अजम्पशन है कि भाई वो खर्च करेंगे, तो इसलिए इसको बोला जाता है नो सेविंग्स, ठीक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है जो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टर इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि हमें ये पता चल पाता है कि जो दोनों सेक्टर्स है वो एक दूसरे पे क्या है मेरे बच्चे? डिपेंड है, ठीक है। दूसरा क्या फायदा है? नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर पाते हैं। नेशनल इनकम में हम जो है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, और वेजेस, ये सारी चीजों को हम ऐड करते हैं। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं तो हम सारी की सारी फैक्टर इनकम को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। सारी फैक्टर इनकम है। और फैक्टर इनकम का कंसेप्ट ही हम कहां पढ़ पाए? फैक्टर इनकम का कंसेप्ट हमें सर्कुलर फ्लो से मिला है, क्योंकि हमने फैक्टर सर्विसेज दी है, इसके बदले में ही उन्होंने फैक्टर पेमेंट, यानी इनके पास पैसा आ रहा है। तो ये फैक्टर इनकम का कंसेप्ट हमने कहां पे पढ़ा है? ये सर्कुलर फ्लो में हमने पढ़ा है। सर्कुलर फ्लो की वजह से मुझे फैक्टर इनकम यानी इन सब के बारे में पता चल पाया। और ये सारी की सारी चीजें जो है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में जो है हम काउंट करते हैं, तो इसी की वजह से जो एस्टिमेट हो पाता है नेशनल इनकम का। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। नेशनल इनकम आपको पता है पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, तो हम उसमें फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं एस्टिमेट करते हुए। और इसके बारे में हमें नॉलेज ही कहां मिली है? सर्कुलर फ्लो की वजह से मिली है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो में सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज इधर से उधर गई है, तो इधर से फिर फैक्टर पेमेंट आई, यानी इनके पास पैसा है। तो फैक्टर इनकम का कंसेप्ट हमने सर्कुलर फ्लो से हमें मिला है। सर्कुलर फ्लो से हमें फैक्टर इनकम का पता चला है, और फैक्टर इनकम को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, तो ही हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं नेशनल इनकम को, ठीक है। तो बस ये टॉपिक खत्म। सबसे लास्ट टॉपिक है इंजेक्शंस क्या होती हैं और लीकेजेस क्या होती है। ध्यान समझिएगा। इंजेक्शंस का मतलब क्या है? जिससे हमारे देश में प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है,
ठीक है, जिससे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ती है। ऐसी कुछ एक्टिविटीज हुई है हमारे देश में जिससे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है। और लीकेजेस का मतलब है हमारे देश में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई है जिससे हमारे देश में प्रोडक्शन कम हो रही है, उसको हम कहते हैं लीकेजेस। अब ऐसा क्या हुआ है जिससे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है? तो सबसे पहले गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सब्सिडीज वगैरह दे रही है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे रही है, मान लो रॉ मटेरियल की छूट दे दी, बिजली की छूट दे दी। अब गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रही है, एज अ प्रोड्यूसर सोचो मुझे छूट मिली, रॉ मटेरियल सस्ते दाम पे, बिजली सस्ते दाम पे, इस सब की छूट मिली, तो ऑब्वियसली मेरा थोड़ा बजट बढ़ेगा, तो इस चक्कर में ज्यादा मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगी, यानी इंजेक्शन की सिचुएशन आ जाएगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, ये सब बना रही है, तो लोगों को काम मिल रहा है, इसलिए लोगों को काम मिल रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है ना। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं एक बात बताइए, गवर्नमेंट स्कूल खोल रही है, हॉस्पिटल्स खोल रही है, डैम्स खोल रही है, ब्रिजेस खोल रही है, इस चक्कर में लोगों के पास काम आ रहा है, काम आ रहा है तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो लोग डिमांड करेंगे, खरीदेंगे, डिमांड करेंगे तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो इससे भी हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इंजेक्शन की सिचुएशन आ रही है। देखो सीधी सी बात है, अगर स्कूल, हॉस्पिटल ये सब बनेंगे तो लोगों के पास काम आएगा, पैसा आएगा तो ऑब्वियसली गरीबी कम होगी, देश में गरीबी कम होगी, मतलब लोग डिमांड करेंगे, खरीदेंगे। अगर लोग खरीदना चाह रहे तो बनाने वाला और बनाएगा, देश में प्रोडक्शन होगी तो इंजेक्शन की सिचुएशन आ गई। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है हम बाहर की कंट्री में जो है, बाहर की कंट्री में सामान बेच रहे, तो अपने देश में बना रहे तो वही बाहर की कंट्री में सामान बेच रहे ना, एक्सपोर्ट करे तो हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ी, और प्रोडक्शन बढ़ी तो यानी इंजेक्शन की सिचुएशन आई। अब ऐसा क्या हुआ जिससे हमारे देश में प्रोडक्शन कम होगी? पहला, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा टैक्स लगा रही है मेरे ऊपर, बहुत ज्यादा। एज अ प्रोड्यूसर सोचो मुझे बहुत ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है, तो मेरे पास पैसा कम तो मैं प्रोडक्शन कम कर पाऊंगी, प्रोडक्शन कम तो लीकेजेस की सिचुएशन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेविंग। गवर्नमेंट सेविंग्स का मतलब गवर्नमेंट खर्च ही नहीं कर रही, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस ये सब बना ही नहीं रही, लोगों के पास काम ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा, देश में गरीबी आ रही है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, कुछ खरीद ही नहीं रहे। जब लोग खरीद ही नहीं रहे तो बनाने वाला क्यों बनाएगा? इस चक्कर में हमारे देश में प्रोडक्शन कम, और प्रोडक्शन कम तो देश में लीकेजेस की सिचुएशन आ गई। नेक्स्ट है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का मतलब है हम बाहर की कंट्री से सामान खरीदे, मैं बाहर से खरीद रही हूं मतलब देश में नहीं बना रही, बाहर से खरीद रही हूं, देश में नहीं बना रही, इसका मतलब है हमारे देश की प्रोडक्शन कम, मतलब लीकेजेस की सिचुएशन आ गई। क्लियर है? अब इसका जो तीसरा पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सर्कुलर फ्लो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है ना, एक्सपेंड हो रही है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सर्कुलर फ्लो। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है ना, प्रोडक्शन कम हो रही है, और इसलिए मैं इसको बोल देती हूँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो ये हमने अच्छे से कर लिया, चैप्टर आपका ओवर हो गया है, बहुत लेंथी चैप्टर था, आई नो, आई होप आपको मैंने एक क्विक रिवीजन बहुत अच्छे से दे दी है। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।